हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ आशीष शर्मा। नर्सिंग वाला एक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है हमारा वो रहेगा मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन क्या होता है, क्या कॉजेज हैं इसके होने के, क्या कारण है, क्या इसका मैनेजमेंट है, क्या इसका नर्सिंग मैनेजमेंट है और क्या क्या इसकी क्लासिफिकेशन। ये सारी चीज़ें हम डील करेंगे आज के हमारे इस टॉपिक के अंदर। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मेंटल रिटार्डेशन जो है वो दिया किसने। ये जो शब्द है मेंटल रिटार्डेशन, ये किसके द्वारा दिया गया है? तो जो मेंटल रिटार्डेशन शब्द है ये अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन के द्वारा ये शब्द दिया गया है। डीएसएम फिफ्थ क्लासिफिकेशन की बात करें तो डीएसएम फिफ्थ क्लासिफिकेशन के अंदर इसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी टर्म के नाम से बोलते हैं। ठीक है बच्चों, डीएसएम फिफ्थ क्लासिफिकेशन के अंदर इसको बोला जाता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। आईसीडी 10 की बात करें तो आईसीडी 10 के अंदर इसे मेंटल रिटार्डेशन के नाम से जानते हैं। आईसीडी 10 के अंदर मेंटल रिटार्डेशन के नाम से जानते हैं। आईसीडी 11 जो हमारा लेटेस्ट क्लासिफिकेशन है आईसीडी 11, उसमें इसे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के नाम से जानकर चलते हैं। मेंटल रिटार्डेशन को समझने के लिए हमारे पास 3 क्राइटेरिया होने चाहिए। जो पर्सन है, जो इंडिविजुअल है, जिसे हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति जो है मेंटली रिटार्ड है, तो मेंटली रिटार्ड होने के लिए उस पर्सन को 3 क्राइटेरिया जो है वो पास करने पड़ते हैं, तब जाके पर्सन क्या कहलाता है, मेंटल रिटार्ड पर्सन कहलाता है। तो फर्स्ट क्राइटेरिया जो होगा वो रहेगा हमारा आईक्यू जो लेवल होगी, आईक्यू लेवल जो होगा वो कितना होना चाहिए, लेस देन 70। 70 से कम आईक्यू लेवल पर्सन का है तो उसे मेंटल रिटार्ड कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। नॉर्मल आईक्यू लेवल की बात करके चले अपन भाई, नॉर्मल आईक्यू लेवल क्या होता है? तो नॉर्मल आईक्यू लेवल जो होगा वो हमारा 90 to 110, 90 से 110, ये हमारा क्या होता है, नॉर्मल आईक्यू लेवल होता है। अब आप पूछते हैं कि नॉर्मल आईक्यू लेवल का हम पता कैसे करें? हमारे पास क्या है, क्या फॉर्मूला है? कोई फॉर्मूला होगा जिसकी वजह से हम पता कर सकते हैं कि भाई ये आईक्यू लेवल जो है वो नॉर्मल है या मेंटल रिटार्ड पर्सन है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया है, आईक्यू लेवल निकालने का एक फॉर्मूला होता है। आईक्यू लेवल निकाला जाता है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100, ये जो फॉर्मूला होता है ये क्या होता है, आईक्यू लेवल निकालने का फॉर्मूला। ये जो क्रोनोलॉजिकल एज है इसे हम फिजिकल एज के नाम से भी बोल करके चलते हैं। फिजिकल एज। मेंटल एज का पता कैसे लगते हैं? हमारे मेंटल एज का पता लगाते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट करवाते हैं। साइकोलॉजिकल टेस्ट के द्वारा हमारी मेंटल एज का पता लगता है। फिजिकल जो एज होती है, क्रोनोलॉजिकल जो एज होती है, वो हमारे बाय बर्थ से काउंट की जाती है। बर्थ से उसको काउंट करके चलते हैं और उसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 के साथ में उसको मल्टीप्लाई किया जाता है। तो आईक्यू लेवल का जो फॉर्मूला होगा मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल या फिजिकल एज इनटू 100। मेंटल एज हमारे साइकोलॉजिकल टेस्ट के द्वारा पता लगाते हैं और फिजिकल एज जो होती है वो हमारी बाय बर्थ से काउंट की जाती है। इस तरीके से हम आईक्यू लेवल का पता लगा सकते हैं। ठीक है साहब, पहला क्राइटेरिया हो गया कि आईक्यू लेवल कितनी होनी चाहिए, लेस देन 70 होनी चाहिए। सेकंड बात करें तो डिफेक्ट इन एटलीस्ट 2 एरियाज ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के 2 एरियाज के अंदर किसी ना किसी प्रकार का क्या होना चाहिए बच्चों, डिफेक्ट होना चाहिए। अब जो डेवलप्ड एरिया है वो क्या कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स होगी, ठीक है ना, हमारे ऑक्यूपेशनल स्किल्स होगी, हमारी सेफ्टी होगी, ठीक है, हमारी वोकेशनल स्किल्स होगी, ठीक है, हमारी एजुकेशन होगी, ठीक है। इन सब चीजों के अंदर एटलीस्ट 2 एरियाज के अंदर क्या होना चाहिए, किसी ना किसी प्रकार का डिफेक्ट होना चाहिए, तब जाके हम बोल सकते हैं कि व्यक्ति जो है क्या है, मेंटली रिटार्ड। नेक्स्ट बात करें साहब, नेक्स्ट बात करें तो हमारी जो एज होनी चाहिए वो लेस देन 18 ईयर, बिलो 18 ईयर। 18 साल से कम का अगर व्यक्ति है, 18 साल से कम का अगर बच्चा है और ये तीनों क्राइटेरिया जो है उसके अंदर देखने को मिल रहे हैं तो उसे हम बोल करके चलते हैं मेंटल रिटार्ड। मेंटली रिटार्ड उस पर्सन को अपन बोल करके चलते हैं साहब, मेंटली रिटार्ड। ठीक है साहब, नेक्स्ट बात करते हैं साहब इसकी डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन? तो जो डेफिनेशन दी गई थी ये दी गई थी हमारे किसके द्वारा, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल रिटार्ड के द्वारा। इन्होंने बताया 1983 के अंदर ये डेफिनेशन दी गई। तो डेफिनेशन के अंदर बताया कि मेंटल रिटार्ड इज डिफाइंड एज सब एवरेज जनरल इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, सब एवरेज जनरल
इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, मतलब कि जो पर्सन है जो इस सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, जो इस सोसाइटी के अंदर रह रहा है, ठीक है ना, जिस व्यक्ति का इस सोसाइटी के अंदर क्या है, अस्तित्व है, उस व्यक्ति की जो इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग है वो कौन कैसी है, सब एवरेज है। सब एवरेज क्या है उसकी इंटेलेक्चुअल फंक्शन। इंटेलेक्चुअल फंक्शन जैसे कॉग्निटिव फंक्शन, थिंकिंग हो गया, परसेप्शन हो गया हमारी, ठीक है ना, ये सारी चीजें क्या है, वो सब एवरेज है, नॉर्मल से क्या है, कम है। और क्या है साथ में, डिफेक्ट इन अडेप्टिव बिहेवियर मैनिफेस्टेड ड्यूरिंग डेवलपमेंटल पीरियड, जो पर्सन का डेवलपमेंटल पीरियड चल रहा है उसमें जो बिहेवियर है वो क्या है, डिफेक्ट है। क्या है बच्चों, डिफेक्ट, किसी ना किसी प्रकार के अंदर उस बिहेवियर के अंदर किसी ना किसी प्रकार का डिफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है, तो हम उसे क्या बोल करके चलते हैं साहब, मेंटल रिटार्ड पर्सन को बोल करके चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें कॉजेस की। कॉजेस क्या क्या है, क्या क्या कारण है इसके होने के, क्या क्या कारण है। तो कॉजेस के अंदर सबसे पहला कॉज जो पढ़ते हैं यहाँ पर पढ़ते हैं जेनेटिक फैक्टर, क्योंकि सबसे ज्यादा मेंटल रिटार्डेशन के जो केस देखे गए हैं वो देखे गए हैं जो हमारे जेनेटिक फैक्टर्स हैं उनकी वजह से। जेनेटिक फैक्टर्स या क्रोमोसोम्स के अंदर कोई चेंजेस हमें देखने को मिल रहा है, कोई डिफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है, कोई डेलिटेशन हमें देखने को मिल रहा है, तो उस व्यक्ति के अंदर मेंटल रिटार्डेशन जो है हमें देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहला जो हमारा जेनेटिक फैक्टर है वो आता है हमारा डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम को हम ट्राइसोमी 21 भी बोल करके चलते हैं। 46 हमारे क्या होते हैं बच्चों, क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन डाउन सिंड्रोम के अंदर क्या होगा, जो 21 क्रोमोसोम है, 21वें नंबर का जो क्रोमोसोम है उसकी क्या हो जाती है, ट्राइसोमी हो जाती है। इस तरीके से हमारे जो क्रोमोसोम की संख्या हो जाती है वो कितनी हो जाती है बच्चों, 47 हो जाती है। 47 क्रोमोसोम इस व्यक्ति के अंदर देखने को मिलेंगे जिस व्यक्ति के अंदर डाउन सिंड्रोम प्रेजेंट है। नेक्स्ट बात करें साहब ट्राइसोमी एक्स सिंड्रोम। ट्राइसोमी एक्स सिंड्रोम के अंदर क्या होगा, ज्यादातर जो ट्राइसोमी एक्स सिंड्रोम है फीमेल कैंडिडेट्स के अंदर हमें देखने को मिलेगा। फीमेल कैंडिडेट्स के अंदर क्या होगा, जो XX क्रोमोसोम है उनके अंदर एक X क्रोमोसोम और ऐड हो जाता है। इस तरीके से ये भी 47 जो है क्रोमोसोम्स हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करें फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम के अंदर क्या होगा, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम क्या होता है, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम के अंदर एक जीन होता है। फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम क्या है, एक जीन होता है, ये क्या करता है, फ्रेजाइल एक्स मेंटल रिटार्ड नाम का एक जीन है, ठीक है ना, ये क्या करेगा, फ्रेजाइल एक्स मेंटल रिटार्ड प्रोटीन का सिक्रेशन करता है। ये जो जीन है फ्रेजाइल मेंटल रिटार्ड 1, ये क्या करता है, फ्रेजाइल मेंटल रिटार्ड प्रोटीन का क्या करता है, रिलीज करता है, प्रोटीन को रिलीज करता है। ये प्रोटीन क्या करता है, कनेक्शन करता है किनके बीच में, न्यूरॉन्स के बीच में, ठीक है, न्यूरॉन्स के बीच में क्या करता है, ये कनेक्शन करने का काम करता है। तो इसमें किसी ना किसी प्रकार की कोई डिफेक्ट अगर हमें देखने को मिल रहा है तो भी देखने को मिल सकता है मेंटल रिटार्डेशन। नेक्स्ट बात करें साहब टर्नर सिंड्रोम की। टर्नर सिंड्रोम के अंदर 22 पेयर्स के अंदर जो क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं, 22 जो क्रोमोसोम है, जो सेक्स क्रोमोसोम है, उनके अंदर एक्स क्रोमोसोम तो बनेगा, लेकिन जो एक्स या वाई बनने वाला है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बात करें क्राइडू-चैट सिंड्रोम। क्राइडू-चैट सिंड्रोम को आपने सुना होगा, जिसको दूसरे नाम से भी जान करके चलते हैं कैट क्राई सिंड्रोम। कैट क्राई सिंड्रोम के अंदर क्या होगा, जो 5th नंबर का क्रोमोसोम है, 5वें नंबर का जो क्रोमोसोम होता है उसका डिलीटेशन हो जाता है, मतलब वो डिलीट हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से होगा क्या, बच्चा जो है जब बच्चा रोएगा तो उसके बिल्ली की सी आवाज आएगी, कैट की सी आवाज आएगी जब वो बच्चा रोएगा, ठीक है बच्चों। तो इसे क्या बोल करके चलते हैं, कैट क्राई सिंड्रोम या फिर क्राइडू-चैट सिंड्रोम इसको बोल करके चलते हैं। नेक्स्ट जो फैक्टर है उसे बोल के नहीं, प्रेडर-वेलाई सिंड्रोम। प्रेडर-वेलाई सिंड्रोम के अंदर क्या देखने को मिलेगा, डिलीटेशन ऑफ 15 क्रोमोसोम। 15वें नंबर का जो क्रोमोसोम है, 15 नंबर का जो क्रोमोसोम है वो क्या हो जाएगा बच्चों, डिलीट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो बेबी का स्कल है वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, नैरो हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें हाइड्रोसेफेलाई। हाइड्रोसेफेलाई के अंदर क्या होगा, व्यक्ति का जो स्कल होता है, बच्चे का जो स्कल होता है उसके अंदर क्या हो जाएगा, फ्लूइड का अकोमोडेशन हो जाएगा, पानी का अकोमोडेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से उसका स्कल जो है वो क्या हो जाएगा, भारी हो जाएगा, बहुत चौड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें माइक्रोसेफेलाई। माइक्रोसेफेलाई के अंदर क्या होगा, बच्चे का जो हेड है वो क्या हो जाएगा,
छोटा हो जाए, ठीक है। ये तो बात होती है हमारे जेनेटिक फैक्टर्स। नेक्स्ट बात करें हम प्रीनेटल फैक्टर्स। प्रीनेटल फैक्टर्स क्या होते हैं? प्रीनेटल फैक्टर्स मतलब कि जब बच्चा जो है वो जन्म लेता है, जन्म लेने से पहले अगर उसके अंदर कोई एब्नॉर्मलिटीज हमें देखने को मिल रही है, या तो मदर के अंदर या बच्चा जब पेट में है तो बच्चे के अंदर, तो इसके अंदर सबसे पहला रेडिएशन इफेक्ट। रेडिएशन इफेक्ट के अंदर क्या होगा, अगर मदर जो है वो बार बार में रेडिएशन के एक्सपोजर में आ रही है तो बच्चे के अंदर मेंटल रिटार्ड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सब्सटेंस अब्यूज, सब्सटेंस अब्यूज के अंदर अगर मदर जो है वो अल्कोहल ले रही है, ठीक है, या फिर कोई और सब्सटेंस वगैरह यूज ले रही है, तो उन फीमेल्स के अंदर भी उन बच्चों के अंदर हमें मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट बात करें डायबिटीज मेलाइटस, हाइपरटेंशन, एनीमिक पेशेंट है, एनीमिक मदर है, तो इन सब चीजों के अंदर हमें क्या देखने को मिल सकता है, जो बच्चा है वो कौन सा देखने को मिलेगा, मेंटल रिटार्ड जो है बच्चा देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट बात करें मैटरनल इन्फेक्शन। मैटरनल इन्फेक्शन जो टॉर्च इन्फेक्शन, ठीक है, टॉर्च इन्फेक्शन, सिफिलाई इन्फेक्शन हो गया, उसके अंदर रूबेला इन्फेक्शन हो गया, अगर कोई इन्फेक्शन अगर मदर के अंदर है तो हमें बच्चा जो है वो मेंटल रिटार्ड मिल सकता है। नेक्स्ट बात करें प्लेसेंटल डिजीज की। प्लेसेंटल डिजीज मतलब प्लेसेंटा से रिलेटेड कोई डिजीज कंडीशन हो गई मदर के अंदर, तो भी हमें बच्चा जो है क्या देखने को मिल सकता है, मेंटली रिटार्ड बच्चा जो हमें देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट बात करें हम इंट्रानेटल कॉजेज। इंट्रानेटल कॉजेज जब बच्चा जन्म ले रहा है तब की बात करें तो अगर बर्थ इंजरी, बर्थ के दौरान अगर कोई इंजरी हुई है बच्चे को, ठीक है, बच्चा जब जन्म ले रहा है, जन्म के दौरान बच्चे को किसी प्रकार की कोई इंजरी वगैरह हुई है तो बच्चे के अंदर हमें मेंटल रिटार्डेशन जो है वो देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट बात करें प्रीमेच्योर बर्थ, मतलब जो जेस्टेशन एज है, जो कंप्लीट एज है, उसको कंप्लीट करने से पहले बच्चे ने क्या कर लिया, जन्म ले लिया। 37 वीक्स पे बच्चा जन्म लेता है नॉर्मली, 37 टू 39 वीक्स पे, उससे पहले बच्चे ने जन्म ले लिया, ठीक है, 35 वीक पे ले लिया, 34 वीक पे ले लिया, ठीक है, तो उसे अपन बोल करके चलते हैं प्रीमेच्योर बेबी। और क्या हो सकता है इसके अंदर, अगर बच्चे का वेट जो है वो 1000 ग्राम से कम है तो भी बच्चा प्रीमेच्योर कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया के अंदर क्या होगा, जब बच्चा जन्म ले रहा है तो जन्म के दौरान बच्चे को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है ना, लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से भी बच्चे के अंदर मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिल सकता है। हाइपोग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज की कमी है बच्चे के अंदर, ठीक है, तो भी हमें क्या देखने को मिल सकता है बच्चों, मेंटल रिटार्डेशन बच्चे देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट बात करें पोस्टनेटल, मतलब बच्चे ने जन्म ले लिया, उसके बाद क्या क्या, किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, बच्चे को पूरी प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा, माल न्यूट्रिशन पर बच्चा है, एक्सीडेंटल केस हो गया, किसी प्रकार का कोई एक्सीडेंटल केस हो गया बच्चे के साथ में, टॉक्सिन्स मतलब बच्चे ने किसी प्रकार का कोई पॉइजनिंग वगैरह इनहेल कर लिया, पॉइजनिंग वगैरह उसने ले लिया, तब भी बच्चे के अंदर हमें क्या देखने को मिल सकता है बच्चों, मेंटल रिटार्डेशन हमें देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट बात करें सोशियो इकोनॉमिकल कॉजेज। सोशियो इकोनॉमिकल कॉजेज के अंदर सबसे ज्यादा जो रखा जाता है वो रखा जाता है पुअर्टी। प्रॉपर तरीके का न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा बच्चे को, या फिर जब बच्चा माँ जन्म देने वाली है बच्चे को तो माँ को प्रॉपर तरीके का न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा, तो हमें क्या देखने को मिल सकता है, मेंटल रिटार्डेशन हमें देखने को मिल सकता है। एज ऑफ मैरिज, छोटी उम्र में शादी कर दी गई माता की, इसकी वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई तो प्रीमेच्योर बेबी होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, या फिर कोई भी इन्फेक्शन होने के या फिर डिलीवरी रिलेटेड कोई भी डिजीज कंडीशन होने को देखने को मिल सकती है। अर्ली प्रेगनेंसी, बहुत जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है मदर ने। अनस्टेबल फैमिली एनवायरनमेंट, फैमिली एनवायरनमेंट अनस्टेबल है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह देखने को मिल रहा है, तो भी बच्चे के अंदर मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिल सकता है। लार्ज साइज फैमिली, बहुत ज्यादा बड़ी फैमिली है जहाँ पे बच्चे का केयर नहीं हो पा रही प्रॉपर तरीके से, तो भी हमें क्या देखने को मिल सकता है, मेंटल रिटार्डेशन हमें देखने को मिल सकता है। ओवर क्राउडेड एनवायरनमेंट, भीड़ भाड़ वाली जगह पे रहते हैं, बहुत ज्यादा लोग रहते हैं एक जगह पे, तो भी हमें क्या देखने को मिल सकता है, मेंटल रिटार्डेशन बच्चे के अंदर देखने को मिल सकता है। चाइल्ड अब्यूज, चाइल्ड अब्यूज हो रहा है बच्चे के साथ में, या फिजिकल अब्यूज मान लो या मेंटली अब्यूज मान लो, बच्चे के साथ में अगर चाइल्ड अब्यूज हो रहा है तो भी बच्चे के अंदर हमें मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि क्या क्या कॉजेज हैं हमारे मेंटल रिटार्डेशन होने के, जिसके अंदर हमने कुछ कॉजेज पढ़े, ठीक है बच्चों।